हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो जो थी वो काफ़ी पहले बन गई थी, करीब 15 दिन हो गए मेरे हिसाब से। पर उसके बाद कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं वीडियो सिर्फ रात में बना सकता हूँ, क्योंकि जो बाइक्स वगैरह आती रहती है उनकी आवाज़ आया करती, बाइक कार कुछ भी, जिस वजह से मैं रात में बनाता हूँ। पर हो ये रहा था पिछले कुछ दिनों से कि वो रात वाला जो टाइम वीडियो बनाने में लगाता था वो मुझे मिल नहीं पा रहा था, जिस वजह से इतना डिले होता चला गया। तो अब ज़्यादा देर अब डिले नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्ट 2 है। जिसके बाद 2-3 पार्ट और बनेंगे, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करेंगे, फिर सीटिंग अरेंजमेंट पे आ जाएंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ नई यूनिट पे पहुंच जाएंगे, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहली बात कि हम लोग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं थोड़े दिनों में। उसके अलावा फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ी थी, जो चैप्टर चल रहा है वाला चैप्टर नंबर 6 है, तो बहुत बड़ा था। तो आगे जो यूनिट्स आएंगे उनमें शायद इतना टाइम नहीं लगेगा। और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 1 से लेके अभी तक जितनी वीडियोस मैंने कराई हैं, जो कि आज अभी भी देख रहे हैं, इसको मिला के सारी वीडियोस आपको लाइन से चैप्टर नंबर 1 जो कि प्राइम नंबर्स एंड इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर, जो चैप्टर नंबर 1 था, वहां से मैंने स्टार्ट करी। वहां से लेके आज तक की सारी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट नाम का सेक्शन होगा, वहां से मिल जाएंगी। सभी लोगों से विनती है कि प्लीज़ जब वीडियो देखा करिए तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जिनको सब्सक्राइब करके देखते भी नहीं होंगे। तो कम से कम जिसको आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी पे मिले। पे तो मतलब पेमेंट नहीं। बहुत लोगों को मन में आता होगा कि मैं बहुत पैसे कमा लेता हूँ या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे वैसे का अभी कोई बात ही नहीं है। अभी मेरा मकसद पूरा ये है कि मैंने जो ये टास्क लिया है कि अप्लाइड मैथ वाले बच्चों को मुझे पढ़ाना है, मेरा फोकस सिर्फ उस पर है। बाकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं, वो मैं कभी जब इस लायक के हो जाऊंगा बताने लायक, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुनने ही वाले नहीं है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पर अभी के लिए क्या करना है, आपको वीडियो को देखिए तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो अच्छी लग रही है तो कम से कम तब जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप हमें अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट में बताइए कैसे क्या लग रहे हैं आपके वीडियोस में। जो क्वालिटी है, क्वालिटी धीरे धीरे देख के हम इम्प्रूव हो रही है। बस माइक की कमी रह गई, माइक भी बस मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, माइक भी आ जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट क्वालिटी हम लोगों की मॉडरेट हो जाएगी, बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, पर हमारा काम चल सकता है, इतनी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं पार्ट नंबर 2 से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल एंड ट्राइंगल। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाए थे सारी उस तरह के साइड जिनमें 4 साइड होती है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस वगैरह वगैरह सब पढ़ा हम लोगों ने। पर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्कल और ट्राइंगल। पूरा फोकस हमारा ट्राइंगल और सर्कल पे रहेगा, सर्कल नहीं मतलब सर्कल पे रहेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल स्टार्ट करते पहले, फिर सर्कल देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल्स के टाइप, एरिया, पेरीमीटर वगैरह क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल देखिए, हम लोग का बेसिक ट्राइंगल तो आप लोग को पता ही है। ट्राइंगल इस तरह का होता है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होती है, वो सब फालतू की बातें हैं। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक होता है। इक्विलेटरल का मतलब हो गया दो, तीनों साइड उसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इक्विलेटरल मतलब कि इक्वल्स हैं लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। साइड मतलब लाइन में बोल रहे हो, साइड समझिए आप। उसका एरिया निकालने का तरीका क्या है आपका, सिंपल, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, साइड, साइड लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि साइड की जो मेजरमेंट है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ट्रायंगल की साइड इक्वल है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो एक ही से काम चल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पहले का एरिया निकालने का तरीका, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सिर्फ वैलिड है। ठीक है, अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल है और साथ साथ में तीनों जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के, वो भी 60-60-60 हो जाएंगे, क्योंकि साइड तीनों इक्वल है। अब आ जाते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल पे। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, ज़्यादा होगी या छोटी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, कुछ भी होगी। ऐसे केस में क्या होगा कि बेस इंटू हाइट, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेस इंटू हाइट को डिवाइड कर देना है 2 से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया इस तरीके से आपका निकलेगा। थर्ड हमारा है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा कि कोई भी लाइन इक्वल नहीं होगी। यहाँ देखिए, ये जो सिंबल है मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, या पेपर में ऐसा कहीं यूज नहीं करिएगा। ठीक है, इसके तो ऐसे केस में जो फार्मूला रहेगा एरिया का वो ये रहेगा, एरिया इज इक्वल टू रूट में रहेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से रखिएगा इसको। एस यहाँ पे क्या है, देखिए एस क्या है, सम ऑफ ऑल दी साइड। ठीक है, कभी कभी एस निकालने के लिए भी आ जाता है,
तो एस यहाँ पे हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एंड वन थिंग, इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, तब एस की वैल्यू मिलेगी आपको। यानी एस क्या है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से एक चीज और टॉपिक मन में आ सकता है कि सम ऑफ ऑल दी साइड का कुछ बात हुआ है, ठीक है। तो अगर देखिए हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, सॉरी हाँ कोई भी 4 साइड का मान लीजिए, स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल ही मानते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो बाउंड्रीज होती हैं इनका सम क्या होता है, पेरीमीटर, जो कि सर्कल के केस में इसको हम सर्कमफेरेंस बोल देते हैं, बोलेंगे मतलब बोले अभी आए नहीं सर्कल, ठीक है। तो ये जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड ही तो होता है। तो इस केस में भी पेरीमीटर होता था, इसको हम सर्कमफेरेंस बोल देंगे, इस केस में भी पेरीमीटर होता था। उसी तरह से अब आ जाते हैं ट्रायंगल के केस में। अगर एक ट्रायंगल है, छोटी बड़ी बनानी है थोड़ी सी हमको, इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है, जैसे यहाँ पे नहीं लिया गया है ABC, इस तरह से है। तो इसका भी तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना हम। कैसे निकालेंगे हम, A प्लस बी प्लस सी, यानी A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दी पेरीमीटर, सिंपल। यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अगर ये 2 हम इधर भेज दें, ये 2 अगर हम इधर भेज दें तो ये A प्लस बी प्लस सी जो है वो पेरीमीटर के बराबर है, यानी 2s जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2s। यानी कि अगर आपको s गिवन है तो उसका डबल कर दीजिए, पेरीमीटर मिल जाएगा आपको, या फिर आप सारी साइड का सम कर दीजिए, सिंपल। तो हमारा समझ में हमको एक चीज यहाँ पे आ गया कि अगर हमको सम ऑफ साइड दे दे तब भी हमको पेरीमीटर पता होगा, s दे दे तब भी पेरीमीटर पता हो जाएगा, डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो कि थोड़ा अलग है पर समझना जरूरी है। एक स्पेशल केस भी होता है ट्रायंगल में, जो कि इन्हीं में से एक का पार्ट है, पर थोड़ा सा स्पेशल है इसलिए उसको अलग से पढ़ा जाएगा, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ, लिखना भूल गया मैं, राइट एंगल स्पेलिंग ही नहीं समझ आती जल्दबाजी में, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक आपका ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड तो हमेशा होंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पर यहाँ पे क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, फिक्स होता है। राइट एंगल का मतलब ही होता है एक हमारा 90 डिग्री बनेगा। दूसरी बात, 90 डिग्री जब भी बनेगा तो जो 90 डिग्री की सामने वाली साइड होगी इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई स्कूल में वगैरह में आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर एंगल यहाँ बनना है तो ये बेस कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ एंगल। अगर एंगल यहाँ बनना है तो ये बेस कहलाता है, ठीक। तो यानी बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, पर हाइपोटेनस हमेशा हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जनरली हम मान लेते हैं कि हमारा मान लो ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे बेस कर लीजिए, यहाँ पे ये कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमेशा हाइपोटेनस इधर ही रहेगा और सबसे बड़ा रहता है। हाइपोटेनस हमारा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा रहता है, और मतलब दोनों अलग अलग बात चल रही है, ठीक है। हाइपोटेनस P से भी बड़ा होगा, हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक साइड तो इक्वल हो गई, यानी कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल तो कभी बन ही नहीं सकता। एक साइड तो अलग हो गई ना, वो इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि बड़ा होती है इन लोगों से। 3 साइड में सबसे बड़ी साइड ये वाली है, तो ये बड़ी हो गई, इसका मतलब ये छोटी होंगी, तो तीनों इक्वल तो नहीं हो सकती, यानी कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला तो काम खत्म हो गया। बाकी बची 2 चीजें, परपेंडिकुलर और बेस। ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। जिस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपकी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी जो है वो काम यहाँ पे कर जाएगी, वही बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल विद राइट एंगल के फॉर्म में। दूसरी बात, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो देखिए ये भी ये बड़ा रहेगा हमेशा, ये तो बड़ा ही रहेगा। ये दोनों छोटे हैं तो ये दोनों भी अगर इक्वल नहीं होते तो क्या तीनों अलग हो जाएंगे, तो हमारा वो स्केलिन ट्रायंगल का तरह कैसा काम करेगा, तीनों साइड हमारी अनइक्वल हो गई ना। इसका मतलब हमारा क्या है कि ये चीज हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तरह से काम कर सकता है और स्केलिन की तरह भी काम कर सकता है, पर हमको ये घपले में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम उसका एक डिफरेंट फार्मूला बना लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर मत याद करिए, ये जो हाइट है देखिए एच यहाँ पे ये हाइपोटेनस का है, ये हाइट जो है ये चीज ये परपेंडिकुलर है और नीचे जिस पर बना है वो बेस, ठीक है।
पर आप सोच रहे होंगे यही तो फार्मूला सेम है, तो प्रॉपर्टी इसलिए सेम आ रही क्योंकि स्ट्रक्चर लगभग सेम आ जाता है इन लोगों को। तो एरिया का फार्मूला हमारा हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट मान लो, या परपेंडिकुलर इंटू बेस मान लो, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है यूनिक सी, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ स्क्वायर हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे रूट कर दोगे, स्क्वायर हट जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि पता ही होगी सब लोगों को, कि जो ट्रायंगल होता है उनके सम जो होते हैं, एंगल जो होता है उसका, वो तीनों का अगर सम कर दिया जाए तो 180 डिग्री मिलता है। अब ये 60 60 60 का दिए तब भी 180 मिलेगा, ये 90 के इन दोनों को मिला दी तब भी 90 मिलेगा, मतलब 180 मिलेगा। यानी कि जरूरी नहीं इक्वल हो, कैसे भी हो, पर सब सम करने के बाद हमको 180 डिग्री ही मिलेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ तक की जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब भर के हो गए आपको आगे के क्वेश्चन बताने के लिए। तो मैं अब मूव करता हूँ आगे के क्वेश्चन पर। तो अभी कुछ समय पहले एक कमेंट आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, पर वहाँ मैं मुझसे गलती ये हो गई थी, मैंने होमवर्क में तो दिया था इस क्वेश्चन को इस तरह का, पर वहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, जैसे ये लॉग बेस में 1/3 है और लिखा हुआ है यहाँ पे 1/√7 पावर ऑफ दी 3 है ना, ऐसा था। पर वहाँ मैंने लिख दिया था ऐसा कि लॉग बेस में 3 और बाकी सारा सेम। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस वहाँ पे मैंने इस सवाल को इस तरह से कन्वर्ट करके ऐसे करके बता दिया था। पर यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉल्यूशन हमने कर दिया था वहाँ पे वो इसके लिए सही था, और जो आंसर आया था वो इसके लिए सही था। पर वो आंसर इसके लिए सही है पर इसके लिए तो सही नहीं हो सकता, इसलिए इसका सॉल्यूशन अलग आएगा, आंसर भी अलग आएगा। तो वहाँ पे हुआ क्या था, मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने उठा के ये लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ। यहाँ वहाँ पर मैं कभी भी इस तरह के क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं बताती जब मैंने पढ़ाया था लॉग वगैरह। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले लॉग बेस 1/3 क्लियर रखिए। ठीक है, देखिए √3 लिखा हुआ है, तो अब इसको आप ये नहीं लिख सकते क्या 1/3 और पावर इसकी, या फिर पहले ऐसे कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होता कि 3 पर 7th रूट था, पर 1 पे तो कोई रूट नहीं था। पर 1 पे अगर क्या 7th रूट हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 1 का 1 रूट तब भी 1, 1 का 2 रूट तब भी 1, 1 का स्क्वायर, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 1 का 1 नहीं रहता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं रूट में। इससे फर्क क्या पड़ा, अगला स्टेप देखिए, इससे क्वेश्चन आपको दिखने में आसान भी लगने लगा, और प्लस यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, जैसे जब √2 होता है, √3 होता है तो 1/3 हो जाता है, उस तरह √7 है तो क्या हो जाएगा 1/7 पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, और आपको एक फार्मूला पता होगा कि लॉग m की पावर n, तो n आ जाता है आगे, लॉग हो जाता है यहाँ पर, वो भी बेस में e होता है या जो भी बेस में गिवन हो, तो उस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ये n की जगह पर हो जाएगा, तो 1/7 आगे आ गया। फिर लिख दिया हम लोगों ने लॉग बेस में 1/3, और यहाँ पर जहाँ पर m होता है वहाँ पर भी 1/3। मैंने आपको लोगों को कई बार बताया कि अगर लॉग है जो उसका बेस में गिवन है, वही अगर यहाँ पर भी गिवन है तो उसका आंसर हो जाता है 1, यानी लॉग x बेस x 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हटा दीजिए तो क्या बचा, लॉग बेस 1/3 और 1/3, यानी ये पूरा 1 हो जाएगा हमारा। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/7 इंटू 1 दैट इज 1/7। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे, एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, और आपका आंसर ये आ जाएगा। उसी जगह पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पे गलती से कर दिया था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log 3। अब देखिए यहाँ पे बेस 1/3 था, मैंने इसको 1/3 में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, ये लिखा हुआ 1/3 की पावर 1/7, ये लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर क्या चालाकी करी गई है कि यहाँ पर रूट कम पूरे में ले लिया गया, तो 1/7 ऊपर में भी हो गया, तो पावर 1/7 हो गई। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1/7। जब भी कोई पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, यहाँ पे नीचे 1/7 थी, ऊपर गई तो -1/7 हो गई।
यहाँ पर भी हो सकता था 3 को पलट दीजिए तो ये साइन चेंज हो जाता था, पर यहाँ पे दूसरे तरीके से बता दिया आपको। ये हो गया। अब देखिए ये अब वही रूल लगा दिया एम एन वाला, तो -1/7 आगे आ जाएगा, बाकी log 3 हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। आंसर में आ जाएगा -1/7, यानी बेस अपोजिट होने से, इनवर्स होने से, इतना रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, होने से इतना फर्क पड़ता है कि आंसर में माइनस आ गया आपका एक्स्ट्रा। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया था पर इसको नहीं बताया था, तो ये कमेंट में जिसने पूछा था उसके लिए ये हो गया। आप इसको देख लीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन अब जो चैप्टर्स आएंगे उनमें मैं अपनी तरफ से भी बताऊंगा, और बहुत सारे जो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं तो मैं वो आपको सिर्फ होमवर्क के लिए दूंगा, या फिर आपको किताब से सॉरी देख के खुद करिएगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताए, उससे आपका बेनिफिट तो हो रहा, पर मेरा ये नुकसान हो रहा कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए क्या किया गया कि एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है 5, दूसरा साइड है 6, तीसरा साइड है 7। इसका एरिया पूछा गया है और पेरीमीटर पूछा गया है। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा भी लिख लेते हैं यहीं पर। एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड बेस आर, मतलब कि एल्टीट्यूड गिवन है एंड बेस गिवन है आपको। एल्टीट्यूड और आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात चल रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं आइसोसेलेस। ठीक, एल्टीट्यूड गिवन है कितना 9/2 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए सारी साइड यहाँ पे ट्रायंगल की अलग अलग है। जैसे अगर आप ट्रायंगल यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको बताया था एक जनरल फार्मूला, तो मैंने जो स्केलिंग के लिए फार्मूला बताया था वो जनरल फार्मूला होता है, वो आप किसी में भी लगा सकते हैं। अगर आपको 3 साइड पता है तो किसी में भी लगाइए, ठीक है, इक्वल है तब भी लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये ABC इक्वल भी है तब भी आप वो फार्मूला लगा सकते हैं, जो फार्मूला जनरल में था। वो फार्मूला क्या था हमारा, एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और कहीं पर भी आप प्लस माइनस नहीं बीच में, ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये तो है पर इनके बीच में नहीं, सब मल्टीप्लाई है, ये चीज था। इसमें देखिए क्या है, ये जनरल फार्मूला है, ABC गिवन होना चाहिए आपको बस, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, फर्क नहीं पड़ता, और साथ में S भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, यानी S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 भी होता था। अब हमारा A प्लस B कितना है, यहाँ पे प्लस C कितना है हमारा 5, 6, 7, यानी 6 × 18, हाँ बाई 2, यानी 9 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा S की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे S हमारा हो गया 9 और S माइनस A मान लो ये था हमारा ABC, तो S माइनस A मतलब कि 9 माइनस 5 यानी 4 हो जाएगा, S माइनस B 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, और 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और रूट का ध्यान रखिए। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे। उसके अलावा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36, 36 में 72, 72 2 3 6, 7 3 21, 216, सही है ये, 2 3 6, 6 24, 24 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये किसके रूट होता है, शायद 220 का क्या बोलते हैं 225, किसी का भी नहीं होता है। तो ये आपका आ गया एरिया, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे 8 को आप लिख सकते हैं क्या चीज़, 8 को या √8 को, √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इस पर। ये हो गया हमारा एरिया निकालने का। अब यहाँ पे पेरीमीटर ही पूछा गया, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता था, मैंने शुरुआत में बताया था 2S, S हमारा है 9,
9 2 जा 18, 18 आपका पेरीमीटर हो गया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 12 से भी निकाल सकते हैं, यहाँ के तीनों ऐड कर दिए वो भी पेरीमीटर हो जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पे, ये हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एल्टीट्यूड या हाइट एक ही बात होती है, तो 1/2 बेस है हमारा 15, एल्टीट्यूड है हमारा 9/2। बाकी आप कट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर करिएगा। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सब चीज़ों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन है, हालांकि ट्रायंगल में जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। बेस और हाइट दे दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल हुज बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड एरिया इज डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छा है पर बहुत ईजी है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया एक ट्रायंगल है जिसका बेस और हाइट गिवन है। बेस गिवन है आपको, बेस और 15 है, हाइट बेस 15 है और हाइट 12 है। ये दोनों चीजें गिवन हो गई, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल, यानी कि दूसरे की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, H1 B1 कर लेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करनी हमको। फाइंड द हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल whose base is 20 सेंटीमीटर, यानी कि B1 जो है, B2 है हमारा वो 20 सेंटीमीटर है एंड एरिया इज डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी कि यहाँ पर अगर एरिया A1 A था A सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया जो A2 है वो 2A है। सिंपल उसने बोला डबल है एरिया, तो ऐसी बात करी उसने, ठीक है। हमको बेस निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया इक्वल है, पर कब, जब हम इसको डबल कर देंगे एक तरफ। यानी कि तरीका क्या हमारा होगा, पहले एरिया निकालते हैं A1 इज इक्वल टू, हम अगर A1 को निकालने की कोशिश करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया हमने, इकट्ठ हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 आ गया हमारा। और उसने बोला है कि जो हमारा अगला ट्रायंगल है उसका एरिया इसके जस्ट डबल है, यानी एरिया कितना हो जाएगा 2 × 90, यानी 180 डिग्री बता रहा हूँ, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब पूछा है बेस बताइए, तो A2 इज इक्वल टू 1/2 B2 यानी H2, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। हमको B2 निकालना है तो सब इधर भेज देते हैं, यानी कि B2 इज इक्वल टू, टू इधर आ गया तो 2A2 और H हमारा नीचे आ जाएगा H2, ठीक है। A2 यानी 2 और A2 हमारा है 180 और H2 हमारा है 20। ये खत्म, ये खत्म। 18 सेंटीमीटर हमारा बेस आ जाएगा। जो B2 है हमारा सेकंड वाले का, वो हमारा 18 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके साइड गिवन है, एरिया बताइए। अब साइड गिवन है तो साइड आप कुछ भी मान के बस खाली इसको सॉल्व करना सीख लो। मान लो √2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, वो सॉल्व करना सीखना है हमको। वैल्यूज क्या से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू होता था, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पे, और √3/4 इंटू A², यानी √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर। ये 2 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो यानी √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करवाने का कोई फायदा नहीं होता, टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बाकी छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप करिएगा जरूर।
वहाँ से आपको ट्रायंगल पे समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं अगली वीडियो में मतलब आप ध्यान करिएगा कि जल्दी पूछ लीजिएगा, जाके आप पढ़ेंगे उसको तुरंत पूछिएगा, ताकि मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसी में मेंसुरेशन में ही आपका ये पार्ट भी जो भी क्वेश्चन वगैरह हो कवर भी करा दूँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है सर्कल। सर्कल में सिंपल एक सर्कल है हमारा, एक जो कॉर्ड है जो कि सेंटर से होके जाती है वो होती है हमारी डायमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर का आधा यानी कि ये चीज़ जो होती है ये होता है रेडियस, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, या फिर डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ये भी बोल सकते हैं। तो रेडियस और डायमीटर आप समझ गए होंगे। उसके अलावा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ये चीज आप जानते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से पेरीमीटर नहीं बोलते हैं सर्कल के केस में, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होती है, ये जो बाउंड्री है सर्कल। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी लेंथ ऑफ आर्क पूछ लेते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। देखिए अगर एक सर्कल है आपके पास, ये चीज, इसकी पूरी बाउंड्री जो होती है वो होती है 2 पाई आर। पर अगर आपका सर्कल सिर्फ इतना हो, सर्कल ना हो, मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट आपको मिल जाए इतना, ठीक है, तो ये तो आपका सरकमफेरेंस तो नहीं है, यानी ये तो इसके लिए आपको ये तो नहीं बता सकते हो आप 2 पाई आर है। ये जो लाइन है हमारी ये 2 पाई आर तो बची नहीं है। अब ये कितनी बची, इसको निकालने तरीका, इसको पहली बात तो सरकमफेरेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आर्क। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि सरकमफेरेंस, जब हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो उस समय हमारा ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए क्या है कि सेंटर से अगर आप मेजर करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये थीटा डिग्री मिलेगा, इसलिए आप सरकमफेरेंस ही निकाल रहे हैं पर 360 में से सिर्फ इतने का, यानी कि थीटा 360 में से। जैसे बच्चों के स्कूल में मार्क्स नहीं आते हैं 100 में से 1, तो ये मेरे मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप लोग करें तो ये क्या होता है कि 100 में से 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 360 में से थीटा, थीटा की वैल्यू 60 होगी तो 60 जो भी होगी। तो यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क की बात चल रही है वो ये चीज है। अगर ये टोटल हो जाए, अब सोचो ये चीज मान लो टोटल हो जाए, गोला बन गया, तो थीटा भी तो 360 हो जाएगा, तो 360 बाई 360 डिवाइड होकर कट जाएगा, तो 2 पाई आर ही तो आ जाएगा। समझ गए आपको। अब लोग सर्कल का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अ व्हील मेक्स 100 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। मतलब क्या है यहाँ पे कि एक जो व्हील है, व्हील मतलब कि सर्कल की बात हो गई। अरे यार इतनी गाड़ी की व्हील बना दी मैंने, तो ये ब्रांड न्यू हम लोगों ने गाड़ी निकलवाई है अपने चैनल पे आने जाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो व्हील है हमारी, दिल्ली तो बना दें व्हील की। अब ये जो व्हील है ये क्या होता है कि ये 100 रिवॉल्यूशन जब करती है, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, 100 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करती है 88 किलोमीटर। आप सिंपली समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। आगे बोला गया है कि भाई साहब इतना बता दिया है, रेडियस बता दो। सोचो टीचर जो भी जिसने भी ये बुक छापी कितना दयावान है, वो कह रहा मैंने आपको 88 किलोमीटर, मतलब ये तो 1 मीटर ही हुआ बहुत ज़्यादा, 88 किलोमीटर की जानकारी देती है, आप सिर्फ छोटे से रेडियस की जानकारी दे दो। लोग टीचर को गालियां देते हैं, बताओ मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। उसने 88 किलोमीटर की जानकारी दी है, सिर्फ छोटी सी 1-2 मीटर बहुत ज़्यादा होगी उसकी रेडियस पूछी,
तो इतना तो चलता है ना, इतना तो भाई छूट देनी चाहिए टीचर्स को भी। आप समझो एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे मेन बात यहाँ पे रिवॉल्यूशन पे आ जाती है। ठीक, वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या, यहां से स्टार्ट होगा एक चक्कर, ये एक दो एक चक्कर, यानी सिंपल अगर बोला जाए वन डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन। लिख लो यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन, यानी डिस्टेंस जो कवर हुई है एक चक्कर में वो सरकमफेरेंस के बराबर है। सिंपल बात, यानी वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 πr। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि भैया 2 πr के बारे में आपको पता है, एक रिवॉल्यूशन के बारे में पता है 2 πr। 1000 रिवॉल्यूशन का मतलब 88 किलोमीटर है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो 1000 के बारे में बता दिया गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1000 रिवॉल्यूशन बराबर इतना है। अब क्वेश्चन पे आ जाएगी, नीले वाले का यूज करता हूँ ताकि देखिए आपको। उसने बोला कि 1000 रिवॉल्यूशन में 88 किलोमीटर कंप्लीट हो रहा है। तो आप पूछिए, बताओ भैया एक रिवॉल्यूशन में कितने होंगे। तो बोलेगा 88/1000 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। और ये भी आपको पता है कि वन रिवॉल्यूशन मतलब 2 πr। तो इधर आप लिख सकते हो 2 πr इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अभी तक कोई जानकारी, सब किलोमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 88/1000 किलोमीटर, किलोमीटर ध्यान रखिएगा। अब आ जाती बारी r इज इक्वल टू 88/1000। अगर 88 को आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 88 को आप बदल दीजिए मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। यानी 1000 लिख सकते हैं यहाँ पे आप 1000। ये जो नीचे 000 था इससे मतलब नहीं आपको, 88 किलोमीटर मतलब कितना, 88,000 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 है, वो तो अलग से पड़ा हुआ। और यहाँ पे ये देखिए r हुआ है, ठीक है, 2 π बाकी, 2 π नीचे आ जाएगा, 2 π लिख देता हूँ ताकि अभी ऊपर उल्टा कर दूँ इसको। ठीक है, पाई नहीं यार, पाई के चक्कर में कटेगा। 22/7 दिख रहा होगा शायद, ये कट जाएगा इससे, ये इसको काट देगा 2 बार में, और ये 7 पहुंचेगा ऊपर, 14 हो जाएगा। 7 नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा, 17 2 जा है ना, 14 2 जा, सॉरी 7 2 जा 14 मीटर। r इज इक्वल टू 14 मीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन अच्छा था, मतलब टफ नहीं था, पर मैंने बहुत स्लो बताया ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन बार बार चक्कर मत फंसना। कभी भी रिलेशन की बात करें, एक रिलेशन बराबर 2 πr। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अ सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। एक वायर है, ठीक है, वायर मतलब लंबाई तो होगी, साथ में उसके जो वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें डायमीटर जो है वो है 42 सेंटीमीटर। इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, whose sides are in the ratio 6:5, find the area of the rectangle। ठीक है, देखिए एक सर्कुलर वायर है, उसकी डायमीटर गिवन है 42। तो अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस हो गई 21।
इसको हम लोगों ने बेंड कर दिया है इस सर्कल, यानी ये जो हमारा वायर है ना ऐसा इस तरीके का, ठीक। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात नहीं, सिंपल ऐसे ही क्रॉस सर्कुलर है, ठीक है। तो इसको बेंड कर दिया, मान लीजिए ये गोल गोल था ऐसे, और यहाँ पे उंगली लगा के ऐसे इसको दबाते दबाते और ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया, इधर इधर इधर, ये कन्वर्ट हो गया रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। सर्कल से रेक्टेंगुलर में। अब रेक्टेंगल में क्या होता है आप जानते हैं, लेंथ होती है, दूसरी साइड ब्रेथ होती है, सामने वाली भी लेंथ, इधर वाली भी ब्रेथ। और दूसरी बात ये बोली गई है कि लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो है, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है 6:5, इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 6:5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सर्कुलर जो हमारा गिवन है दोनों का क्या कर दिया। अब देखिए दोनों में जो रिलेशन है वो एरिया से तो कोई मतलब ही नहीं, बीच में तो होल है, उसको मतलब ही नहीं। तो यही तार की जो लंबाई है, जो गोल था, इसी को तो चौकोर में कन्वर्ट करा गया, यानी इसका मतलब क्या है, जो सरकमफेरेंस है यहाँ पे उसका यूज होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक लंबा सा तार है, इतना लंबा, उसको मैंने घुमा के गोल कर दिया ऐसे, तो उस तार की लंबाई अभी भी तो वही है। अब यानी कि ये सरकमफेरेंस है, ये वो उस तार की लंबाई है। अब मैंने उसी तार को फिर तोड़ दिया, ऐसा सीधा हो गया, अब उसको रेक्टेंगल बना दिया, इस तरीके का बना दिया, अभी भी लंबाई वही है। पर जब कोई डिजाइन बन जाती तो उस लंबाई को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, पेरीमीटर। और सर्कल के जब फॉर्म में बना लेते हैं तो उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों की जो लेंथ होगी साइड की वो तो सेम ही होगी ना। इसका मतलब अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2πr। दूसरा जो पेरीमीटर ये होता है वो होता है, पेरीमीटर मतलब कैसा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ, इन चारों साइड्स के सम को ही तो बोलते हैं सिंपली पेरीमीटर, यानी कि 2l + 2b, यानी कि 2 ब्रैकेट में l + b, कॉमन कर लिया 2 को, 2 तो हटा ही दीजिए, बाकी बचा पाई तुम्हारा, तो पाई को लिखो 22/7। r भी गिवन है सर, इसके फॉर्म में हमको, इसके केस में हमको r भी पता है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एक इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकाली जा सकती, इसलिए यहाँ पे रेशियो दे दिया गया। रेशियो का क्या मतलब होता है कि ये 6 होगा तो ये 5 होगा, अगर ये 12 हो गया, डबल हो गया, तो ये भी डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अगर ये 3 टाइम हो गया 18 तो ये 15 हो जाएगा, यानी कि अगर ये 6x हो गया तो ये 5x हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि रेशियो का मतलब होता है आप उसको x के फॉर्म में लेके आप कोरिलेट करके आंसर निकाल लेंगे, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते हैं आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते। तो l + b कितना हो जाएगा हमारा, 6x मान लो प्लस 5x मान लो। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, 11x हो जाएगा, यहाँ पे आप 11x, यहाँ पे देख रहे होंगे 22 भी है, इसको काट देता हूँ, 7 3 जा, यहाँ 3 आ गया, 11 2 जा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, और यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में गिवन रहा होगा, जिसमें भी गिवन हो, ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे x की वैल्यू पा गए 6 सेंटीमीटर, पर आपसे पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी हम लोग आधा स्टेप तक पहुँच जाए, बहुत देर लग गई। x हो गया हमारा ये, तो लेंथ हमारी 6x थी और ब्रेथ हमारी 5x थी, जो कि रेशियो के फॉर्म में थी। अब x की वैल्यू पता है तो यहाँ पर रख देंगे, 6 × 5, 6 36 आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, हाँ 6 30 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यार किसको नहीं पता है, l × b, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर के फॉर्म में, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा इसमें
सर्कल ट्रायंगल वगैरह में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे अगर सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हुए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ वायर ऑफ 440 मीटर लेंथ, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक हमारे पास वायर है, इसमें सिंपल समझिएगा कहा क्या गया है। एक वायर है 440 मीटर्स, मैं पूरा नहीं कराऊंगा बट ढंग से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें आपको एक वायर दे दिया गया है इतना, ये लेंथ दे दी गई उसकी। उसके बाद बोला गया कि इसको मोल्ड करिए, मोल्ड मतलब कन्वर्ट करिए, शेप इसका चेंज करिए इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। मतलब पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए सर्किल के फॉर्म में, देन उसको कन्वर्ट करिए आप स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब एक पहले एक के लिए कन्वर्ट करिए, पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, उसकी कैलकुलेशन करिए। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल, मतलब कि फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड द स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना ना, टाइम लगेगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सी बात ये कि अगर ये जो लेंथ गिवन है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले सर्किल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इसी लेंथ को हमने क्या किया, जो इतनी लंबी थी इसको गोल कर दिया ऐसे। अब ये जो हमारा लेंथ थी पहले वायर की, अब ये सरकमफेरेंस नहीं हो गई, ये जो लेंथ थी अब हमारी सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गई। यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हम लोगों को पता है। सर्किल केस में आ जाओ, सर्किल के केस में हम लोग सरकमफेरेंस हम लोगों को पता है कितनी है, 440 सेंटीमीटर। मतलब 2 पाई आर आप लोगों को पता है, 440 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर 440 रखिए, सेंटीमीटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आंसर में लिखिएगा। 22 2 जा 44 होता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये 7 में उधर चला जाएगा, तो R = 70 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपका वायर 70 सेंटीमीटर की रेडियस रखता होगा तो आपका सर्किल पक्का इतनी सरकमफेरेंस रखता होगा। ये आपका पहला हो गया। तो एरिया निकाल लीजिए इसका, एरिया = पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 70 आर आपको दिख ही रहा है, ये कट गया इससे 10 टाइम में। अब हम लोग क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है खाली, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 15, 140, इसका एक 0, इसका एक 0, ठीक है। इतना आपका एरिया आ गया। एरिया आ गया तो प्लीज़ यूनिट जरूर लिखा करिए। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उससे आपका क्या होता है कि सवाल को, एक होता है ना कि आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया चीनी दे दो, उसने बोला कितने, तो आपने कहा 2, समझ रहे हैं। तो 2 मतलब क्या 2, ठीक है, 2 किलो 200 ग्राम, तो ये चीज़ें बताना जरूरी होती है, इसलिए यूनिट जरूरी होती है। अब बात आ जाती है सर स्क्वायर की। स्क्वायर का भी एरिया हमको बताना है। अब देखिए स्क्वायर के केस में क्या करा हमने, अब इसको चेंज करते हैं। ये हमारा वायर था, हमने इसको यहाँ से मोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ से मोड़ा ऊपर कर दिया, और थोड़ा और लंबा तार था मान लो, तो ये स्क्वायर मतलब मोड़ के पूरा स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लेंथ गिवन है ये पेरीमीटर में हो गई, स्क्वायर के फॉर्म में पेरीमीटर हो गई। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए सभी लोग, सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। यानी अगर मान लीजिए साइड एक ए है तो ए चारों तरफ होगा, और चारों का सम ही तो होता है पेरीमीटर, यानी कि 4A इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 इधर कर लीजिए और पेरीमीटर गिवन है जो कि है 440 सेंटीमीटर, A = 110 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक ही होगा सर, आपने करा तो 4 से डिवाइड कर दिया 110 हो गया। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया
ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, एल इंटू बी तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हो गया, यानी कि 110 इंटू 110, दो बार लिख दीजिए। 11 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो रट लीजिए, 1 2 1 होता है, 0 0 लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। उसने पूछा क्या था कि एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सर्किल कितना है 15400 अपॉन 12100। इसमें आप अभी इसको कट भी कर सकते हैं, तो आप चालू रखिए अपना काम। आप देखिए ऊपर वाला भी 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, मतलब कि 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौका 44, यानी 11 4 जा 44, 11 टाइम्स में यहाँ भी देख लिया हम लोगों ने, यानी कि 14/11 इज द आंसर। और रेशियो के फॉर्म में बोला गया तो आंसर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशियो बिटवीन रेशियो ऑफ सर्कल टू दी रेशियो ऑफ एरिया टू द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14:11। ये आपका आंसर हो गया, इस फॉर्म में आप आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, द डायमीटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है बुक में, पर यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर से नहीं करा रहा हूँ, ऐसे ही करा रहा हूँ। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फालतू के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप करते रहिएगा आराम से। द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर दे दिया उसने, उसके बाद बोला हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट बी व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने बोला है कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए 1 घंटे पर मिनट, 1 मिनट में 1 घंटे में अलग अलग बात हो गई, पर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए वो देखिए। अगर 1 मिनट में ज़्यादा चक्कर लगेंगे इसका मतलब स्पीड तेज है, 1 मिनट में कम चक्कर लगे इसका मतलब स्पीड कम है, यानी कि स्पीड का सीधे सीधे मतलब है चक्कर से, मतलब रिवॉल्यूशन से। और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है अभी बताया था, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले ये बोला गया है डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, यानी रेडियस यहाँ पे दे दिया उसने 70 सेंटीमीटर। तो आप 1 रिवोल्यूशन निकाल लीजिए, 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 2πr, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू 70 काट दीजिए, 2 2 जा 44 हो जाएगा और 0, इतना आपका आ जाएगा 1 रिवोल्यूशन में 70 मीटर। इतने 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो इतनी होगी। ठीक है, उसने बोला है कि 1 मिनट में हम बताइए कितने चक्कर लगाएं, 1 मिनट में हम कितने चक्कर लगाएं कि हमारी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर ही रहे। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से निकालिए 1 घंटे में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखिए रिवॉल्यूशन इन 1 आवर, रिवॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे हम लोग हमेशा सीखते थे कि अगर टोटल टाइल्स निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम पता हो, नीचे टाइल्स का वॉल्यूम पता हो, यही तो करते थे, वही काम करिए यहाँ। यानी यहाँ पे क्या है कि 1 चक्कर का निकालना है ना, तो पहले सारे चक्कर का कितना कवर होगा 1 घंटे में, टोटल कितना कवर होगा वो होना चाहिए, प्लस 1 घंटे में नहीं 1 चक्कर में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी 66 किलोमीटर पर आवर रखनी थी, यानी कि 1 घंटे में वो कवर करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 66 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में टोटल जो चक्कर लगाएगा वो 66 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे कम वाला चक्कर कितना होगा, मतलब सबसे कम नहीं, 1 चक्कर कितना होगा, मतलब कैसे बताऊँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कवर करिए उसने डिस्टेंस, इसमें मान लो यहाँ 1 चक्कर ये, दूसरा चक्कर ये, तीसरा चक्कर ये, चौथा चक्कर ये, और आपको निकालना है कि चारों चक्कर बताइए। तो आपको 1 चक्कर का पता है कि ये है 2, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और साथ साथ में आपको ये भी बता दिया गया कि ये है 20 टोटल,
ये है 66 टोटल, ठीक है, किलोमीटर में। और यहाँ बोल दिया गया कि आपका 440 है पर सेंटीमीटर में, किलोमीटर में नहीं। तो 440 440 440 440 यानी कि 66 को अगर आप 440 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल नहीं जाएगा कि कितने चक्कर लगेंगे, 1 2 3 4, यानी टोटल से डिवाइड करिए, टोटल को डिवाइड करिए एक चक्कर में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला याद कर लीजिए आप, रिवॉल्यूशन इन 1 आवर यानी कि डिस्टेंस traveled in 1 hour upon distance covered in 1 revolution। तो टोटल डिस्टेंस है 66 किलोमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, डिवाइड कर दीजिए 4.4 मीटर, सिंपल। यहाँ पे मीटर आ गया। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4.4 मीटर, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा तो मीटर हटा दीजिए, आंसर मीटर में है भी, याद रखिएगा। इतना हो गया आपका। उसके बाद अब इसको बस खाली सॉल्व करना है, डिवाइड करके काम खत्म हो जाएगा। देखिए 11 6 जा 1 2 3 4 अपॉन 11 4 जा 4 4 4, ठीक है। फिर ये आपका कट जाएगा 3/2 यानी 1.5 यानी 1 2 3 15,000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 15,000 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 1 घंटे में। समझ में आ रहा है कुछ, कितने चक्कर हो जाएंगे 1 घंटे में, 15,000 रिवॉल्यूशन इन 1 आवर। पर हम लोगों से जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि रिवॉल्यूशन बताइए 1 मिनट में कितने लगाना पड़ेगा उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी 66 रखने के लिए। यानी अब हम क्या करेंगे, 66 ही गिवन था, कोई और तो नहीं था। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन इन अ मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो मिनट मतलब क्या, 60 से डिवाइड करिए सिंपली, ये कट गया ये कट गया। अब 6 दूनी 12 6 पंचे 30 2 5 2 5 0, 250 चक्कर 1 मिनट में। अगर उसकी बाइक 250 चक्कर लगा रही होगी तो उसकी स्पीड उस समय 66 किलोमीटर पर आवर होगी। पूछा क्या गया था कि एक व्हील है जिसका रेडियस या डायमीटर इतना है, उसका आप बताइए पर मिनट कितना रिवॉल्यूशन होगा जब उसकी स्पीड इतनी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन मतलब कि सर्कल और ट्राइंगल से रिलेटेड जितना भी मुझे पढ़ाना था उसका ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड 7 and 6। मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 7 और ब्रेथ है 6। बता रहा कि आप ये बताइए, सिर्फ उनको ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उसने, सिंपल बात पूछी कि इसमें कितना बड़ा सर्कल मैक्सिमम बनाया जा सकता है। तो आप ऐसे कहोगे बस इतना ही बड़ा बनाया जा सकता है। हालांकि मेरा सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, आप कहोगे सर इतना बड़ा बनाया जा सकता है, पर वो बोलना नहीं नहीं हमको पूरा उसका एरिया दो या रेडियस दो, कुछ तो बताओ। तो आप कहोगे क्या इतना बड़ा बनना है, और ये तो डायमीटर हो गया। इसका मतलब सिंपली देखिए सर्कल का मतलब चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बना दोगे कि ऐसे है
ऐसा तो बना नहीं दोगे, बनाओगे उतना ही बड़ा, इतना मतलब ये पूरा गोल लगना चाहिए देखने में, ऐसा कुछ। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम साइड होगी किसी भी चीज की, मिनिमम साइड क्या है, 6 है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता ना। और 6 यानी कि ये इसकी डायमीटर हो गई, यानी डायमीटर हमारी सर्कल की हो जाएगी 6 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी जस्ट उसकी आधी 3 सेंटीमीटर। यानी कि एरिया बताइए सर्कल का, तो एरिया हो जाएगा A=πr²। यहाँ पे आप 22/7 9 जो भी करना चाहिए कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन दिस फिगर, यानी कि इन दिस रेक्टेंगल। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा या टाइम मिलेगा तो अगली वीडियोस के लिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल पे मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो तो नहीं हो रहा, पर अच्छा लगता है, कुछ भी सब्सक्राइबर 1-2 दिन में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। जितने भी लोग बने हैं शुरुआत से, उन सभी लोगों का धन्यवाद। और आप सभी लोग क्वेश्चन करते रहिए, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जितनी भी वीडियोस आज तक की बनी है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट करके लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो आपको लगता है कि कमेंट में बताने लायक है, तो आप कमेंट में पूछिए। अगर आप वहाँ पे लगता है कि आप वहाँ नहीं पूछ पा रहे बढ़िया तरीके से, या सर बता ही नहीं पाएंगे वहाँ पे बढ़िया तरीके से, तो आप इंस्टाग्राम, मैंने बहुत बार बोला, अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते हो, बहुत लोग सोचते हैं कि फॉलो करवाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, अगर आप फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं फॉलो के लिए नहीं कहूँगा आपसे, इतना भी गए गुजरा नहीं हूँ। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं, पर मैं वहाँ पे एक्टिव कम रहता हूँ, हाँ थोड़ा सा ग्रुप वगैरह में ध्यान में नहीं देता हूँ। तो वहाँ पे आप दोनों जगह पे आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास ईमेल होता है, पर ईमेल करिएगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि फालतू के ऐड वाले ईमेल बहुत आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हुआ करें जो ऐसे हैं जो कमेंट बताने लायक नहीं, तो आप कृपया उसको उन 3-4 जो प्लेटफॉर्म बताएं उनमें बताइएगा। उसके अलावा अननेसेसरी कमेंट मत किया करिए। मैंने कई लोगों को देखा वो गाली देते हैं, ठीक है, और मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप गाली नहीं दे सकते, आपकी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही तो सदुपयोग करेंगे आप। क्योंकि अगर आप गाली नहीं देंगे टीचर को तो आपको, आप कूल कैसे हो जाएंगे। कुछ लोग इतने प्यार से बात करते हैं आप ही लोगों से, वो बोलते हैं सर ऐसा है सर वैसा है, तो अच्छा लगता है कि कम से कम इससे मुझे ना तो पैसा मिलने वाला है, ठीक है, और ना ही ये कोई म्यूजिक वीडियो कि मैं फेम में आ जाऊंगा, तो इससे मुझे उस तरीके तो कुछ मिलने वाला नहीं, आप लोगों को पता है। पर उसमें भी अगर कोई बहन की या माँ की गाली दे देता है तो वो बहुत भद्दा लगता है देखने में। कभी कभी मेरे पापा मेरा फ़ोन देखने लगते हैं, पूछने लगते हैं कितना क्या है, तो वो सारी चीज़ें मत करिए। जो भी लोग गाली देते हैं प्लीज़ गाली मत दीजिए, है ना। गाली देने का वहाँ पे बहुत लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, वो गाली देने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं, मतलब उनकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल गई और इनकी इमेज भी क्लियर होगी। पर उनको मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे पास, यानी कि जो लोग यूट्यूब पे क्रिएटर होते हैं उनके पास अलग ऐप होता है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो, उस पर जो कमेंट डिलीटेड भी होते हैं वो भी शो हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करिए जो आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे आपका नाम भी दिखता है। तो आप ओवर स्मार्ट मत बने, वो आपका वाला यूट्यूब नहीं है जहाँ पे आप डिलीट करेंगे तो पता नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको लगता है पता नहीं चलेगा, पर यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किसने आपको गाली दी, किसने आपकी तारीफ करी। तो प्लीज़ तारीफ मत करिए, तारीफ की जरूरत नहीं, पर गाली मत दीजिएगा, वो मुझे बहुत बुरा लगा था। और आज की बात नहीं, 2 बार हो चुका, पहले हुआ था, पर मैं चाहता था कि आज मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अननेसेसरी कमेंट मत करिए, अपने चैनल के लिंक मत पोस्ट करिए। ना मैं किसी के पास आ रहा हूँ कि आप मेरा चैनल प्रमोट करिए, आऊँगा तो खुल के बता दूंगा कि भैया मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए, उसके बदले में जो आप कहेंगे अगर मैं अफोर्ड कर पाऊँगा तो दे दूँगा। पर आप आ रहे हैं मेरे वीडियोस में अपने कमेंट डाल रहे हैं, कम से कम इतनी वो तो रखिए कि अपना कमेंट करते समय एक थैंक यू या कुछ भी, मतलब उसमें मुझे तो रिलेट कराइए। मेरे कमेंट में आप आ रहे हैं और मुझे पता चल रहा है कि मुझसे उसका कोई मतलब ही नहीं, तो क्या मतलब उस कमेंट का, मेरे लिए तो है नहीं वो कमेंट। ऐसे कमेंट को मैं तुरंत के तुरंत रिमूव कर देता हूँ, किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। आपको अगर आप मेरे थ्रू अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है तो प्लीज़ बताइए पहले। दूसरी बात, मेरे चैनल के थ्रू आप प्रमोशन करा के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद अभी कुछ नहीं हूँ। पर
आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कोई ट्रिक ढूंढ रहे हो जहाँ से आप वहाँ पे डालो, फटाक से आपका ग्रो हो जाए। मैंने सबसे पहले वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, मैं खोल के बोल सकता हूँ, सीना सीना खोल के बोल सकता हूँ, सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि मैंने पहली वीडियो डाली थी जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की थी। तब कोई देखने वाला नहीं था, पर मैंने डाली थी क्योंकि मुझे चाहिए था कि कुछ लोगों ने कहा सर उस पर बना दीजिए। वो मतलब यूट्यूब वाले व्यूअर्स नहीं थे, उन्होंने मेरे जानने वाले लोग थे, वो बोले थे कि आप इस पर भी बना सकते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने उस पर बनाया, ठीक है, उस पर बनाया। कुछ लोगों ने कॉपी भी करा, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कोई कुछ भी कहीं भी कमेंट नहीं किया आज तक। कितने लोगों ने कहा सर ये देख के आपको बना रहे, वो देख के आपको बना रहे, तो मैं कहता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बना तो अपने मन से ही रहना, टाइम देना, सब ठीक हो, दिक्कत नहीं। पर उसके बाद फिर आप आओ मेरे में अपने चैनल में लिंक भी डाल दो, ये सब नहीं चल पाएगा। ना मैं लिंक डालता हूँ, ना मैं आप किसी को अलाउ करता हूँ। अगर आप पूछेंगे, आपका कंटेंट अच्छा होगा, मैं अगर देख लूँगा तो मैं अपने तरफ से कर दूँगा, वो अलग बात है। पर वो डिफरेंट केस है। यहाँ पे आज मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, अननेसेसरी कमेंट मत करिए। तारीफ करना है करिए, बुराई करना है करिए, ऑडियो क्वालिटी खराब है बताइए, वीडियो क्वालिटी खराब बताइए, कुछ बुरा लग गया हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो किसी भी रिलीजन या किसी भी तरीके से जो रेसिज्म वगैरह होता है, आप उसको बताइए। पर एक भी ऐसे इररिलेवेंट कमेंट मत करिए, क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत कम कमेंट है, समझिएगा बात को। अभी होता क्या है, बहुत कम कमेंट है। मान लीजिए किसी किसी वीडियो में 5-6 ही कमेंट है, और मेरे पापा या मम्मी उस कमेंट को देख लेते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है, कि वो बोलते हैं कि तुम फालतू में इतना देर जग जग के ये सब कर रहे हो और उसके बदले में तुमको ये मिल रहा, तो और ना कोई तुम पैसे कमा ले रहे हो, क्योंकि उन लोग तो इतना ध्यान देते हैं यूट्यूब पे, क्या पैसा वैसा। तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे भद्दी लगती है कि यार इतने लोग सपोर्ट कर रहे हो, 2 बच्चों के चक्कर में मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं मेरे घर वाले। तो प्लीज़ ये सब मत करिए। मेरा ये इतने देर तक मैंने बोला है, सारी बातें दिल से निकली, तो आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। अगली बार से ये सब मत करिए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं और देखिए जाके, आप कहीं और देखिए, उनकी वीडियोज़ की स्क्रीन शॉट ला के मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं बता दूंगा, पर ये मत करिए। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।